हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे इनकम टैक्स के कुछ बेसिक्स लाइक असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, टैक्स रेट्स क्या है एज़ पर ओल्ड रिजीम एंड ऑल्सो एज़ पर न्यू रिजीम, रिबेट हमें कब मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे बेसिक से, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले जो भी हम पैसा अर्न करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और इसका जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जो होता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। बिकॉज जो भी हमने पैसा अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो उसके नेक्स्ट ईयर में क्रिएट होगी, जो कि है फॉलोइंग ईयर, जिसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर इस ईयर का ले लेंगे। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 को आपने जो भी पैसा अर्न किया, ओके, तो उसको कहा जाएगा उस ईयर को प्रीवियस ईयर, और इसका जो फॉलोइंग ईयर है उसको कहेंगे हम असेसमेंट ईयर। बिकॉज आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्रिएट होगी 21-22 में। आपने जो भी पैसा अर्न किया है 2021 में, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी 21-22 में। ओके, तो इसीलिए ये कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। एक और बेसिक सी बात है कि जो असेसमेंट ईयर है वो तो आपका शॉर्ट 12 मंथ्स का होगा, बट इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है। कब? इन केस ऑफ लाइक कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट हुआ है बिजनेस, लाइक सितंबर में अगर किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, देन उसका जो प्रीवियस ईयर है वो सितंबर से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, तो वो 12 मंथ से कम हो सकता है प्रीवियस ईयर, बट असेसमेंट ईयर आपका हमेशा 12 मंथ का होगा। ओके, तो ये था फर्स्ट टॉपिक, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंडिविजुअल्स। क्योंकि टैक्स रेट मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो इसीलिए मेरे को पहले थोड़ा सा इंडिविजुअल के बारे में बताना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी, यानी टैक्स ट्रीटमेंट जो हम करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल इंडिविजुअल, सेकेंड सीनियर सिटीजन, थर्ड सुपर सीनियर सिटीजन। नॉर्मल इंडिविजुअल्स कौन होंगे? जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। ओके, सीनियर सिटीजन जिनकी एज इक्वल टू 60 या मोर देन 60, ओके, यानी 60 और मोर है, और साथ ही साथ लेस देन 80 है। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन होंगे? जिनकी एज मोर देन और इक्वल टू 80 ईयर्स है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी पर्सन अगर 60 साल का हो गया है देन वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 60 ईयर्स और मोर है, और यहाँ पे भी 80 ईयर्स और मोर है। कोई भी 80 ईयर्स जैसे ही टच कर लेगा तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जाना है। ओके, सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इन तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग है। और सबसे पहले तो ये केस में कब डिवाइड करें, मतलब ये 3 कैटेगरी में इंडिविजुअल्स को कब डिवाइड करेंगे? जब किसी रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो भले 65 का हो, 85 का हो या 100 का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगा। ओके, ये इंडिविजुअल्स डिवाइड कब होंगे? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा भी है रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो ये कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नॉन रेसिडेंट के केस में सारी कैटेगरी सेम ही है। ओके, नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अब ये जो प्रीवियस ईयर है, अब उसमें ज़रूरी तो है नहीं आपका जो बर्थ है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही हो, तो उस केस में क्या है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीवियस ईयर, अगर आप जस्ट आप 60 ईयर्स के हो रहे हो तो आप सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, या फिर आप 80 ईयर्स को टच कर रहे हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, तब आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाओगे। ओके, यानी आपको वो एज जो है वो कब टच करनी होगी? इन प्रीवियस ईयर। और एक और कंसेप्ट है, अगर कोई भी बंदा मतलब उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एज टच नहीं करता है, कब करता है? 31 मार्च ख़त्म हो गया, ओके, रात के 12 बज गए, नेक्स्ट डे यानी असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डेट। ओके, यानी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर जो रिलेवेंट हमारा असेसमेंट ईयर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल जो लिया है, सारे एग्जांपल मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। तो 1 अप्रैल 2021 को अगर कोई भी बंदा 60 को टच कर रहा है, देन ऑल्सो उसको इंक्लूड किया जाएगा सीनियर सिटीजन में। वाई?
बिकॉज 31 मार्च को उसने अपने जो 60 ईयर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, बिकॉज हम विश भी कब करते हैं, रात को 12 बजे, राइट। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया, गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया दैट फर्स्ट जो होगा 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, हमारे केस में 21-22 असेसमेंट ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2021 को अगर कोई भी टच कर रहा है 60 या फिर 80, देन उसको हम इंक्लूड करेंगे कहाँ पे, सीनियर सिटीजन में। ओके, यानी उसकी जो कैटेगरी है वो सीनियर सिटीजन में आ जाएगी, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन अगर वो 80 टच कर रहा है। ओके, सिंपल। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको इंडिविजुअल का। नेक्स्ट मैं 3 एग्जांपल लूँगा, एक पर्सन ए, एक पर्सन बी, एक पर्सन सी। तो आप समझ ही गए होंगे ए बी सी कौन है। ए जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, बी जो है वो सीनियर सिटीजन है, सी जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है। सो सबसे पहले इनके स्लैब रेट डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसका स्लैब रेट क्या है, 0। ये सब अभी ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग है। ओके, मैं कंपैरिजन दूंगा आपको न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग भी, बट अभी बेसिक हम समझ रहे हैं, दैट्स वाई मैंने अभी ओल्ड रेजिम ही लिया है। ओके, और वैसे भी ऑप्शन होता है, ओल्ड रेजिम भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, न्यू भी ऑप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आगे। सो सबसे पहले ए जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसकी जो 0 से लेके 2.5 लाख तक इनकम है उस पर लगेगा 0% बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। एंड 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% रेट रहेगी टैक्स रेट इसकी। एंड 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख 30%। ओके, तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल का है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, NTTI यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। NTTI में जहाँ भी यूज़ करूँ उसका क्या मतलब है, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। ओके, तो NTTI का बेसिक मतलब क्या होता है, हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से हम जो भी डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस लाइक 80 की सीरीज़ में जो भी डिडक्शंस हैं वो सब लेस होते हैं, तो हमारा आता है नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। ओके, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो इसकी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम कितनी है, फॉर एग्जांपल 12 लाख। ओके, अब इसका अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी 2.5 लाख पे 5% लग जाएगा, यानी 12,500 अप टू 5 लाख। देन 5 लाख से 10 लाख 20% लग जाएगा, यानी 1 लाख हम और ऐड कर देंगे। ओके, एंड मोर देन 10 लाख लग जाएगा 30%, यानी ऊपर के जो 2 लाख है, जो 10 लाख से ज़्यादा कितने हैं 2 लाख, तो उस पर लग जाएगा 30%। ओके, तो 2 लाख पे लग गया 30%। नाउ हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, अभी सेस वगैरह मैं नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने उसका कंसेप्ट बताया नहीं है। ओके, तो 1,72,500 आया। ओके, ए का। बट अब अगर हम बी पे चलें, बी कौन है, सीनियर सिटीजन। ओके, तो सीनियर सिटीजन को ना थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, कितना, थोड़ा सा। यहाँ पे था 0 से 2.5 लाख 0.0% था, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ तक थी, 0 से 2.5 लाख तक। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 0 से 3 लाख तक 0% है, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 50,000 से एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, बाकी सारा सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन के केस में 2.5 लाख नहीं 3 लाख है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। नाउ इनका स्लैब रेट क्या होगा, 0 से 3 लाख 0%, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख सेम 30%। ओके, अब इसका अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो आपका 2 लाख पे 5% आएगा 10,000, और उस पर 1 लाख आएगा ही 5 लाख पे, एंड मोर देन 10 लाख जो है उस पर 30%। ओके, तो आपका आ जाएगा इसमें टैक्स लायबिलिटी 1,70,000। ओके, तो इसमें आपको कितना बेनिफिट मिला, 2,500, राइट। आप कंपैरिजन करते चलना, बिकॉज इसीलिए मैंने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, बिकॉज इन तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। ओके, बट स्लाइटली अलग है, लाइक 50,000 का इनको बेनिफिट मिलता है सीनियर सिटीजन को। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अब सी पे। सी कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन। इसको क्या मिला, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट
5 लाख तक, 5 लाख तक 0%। ओके, तो नाउ अब 5 लाख से जितनी भी एक्सीड होगी बाकी सारी रेट सेम है, 5 to 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ओके, तो अब इसकी अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें 12 लाख पे तो कैसे होगा, सेम 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 60,000, और 1 लाख तो है ही, 5 लाख इंटू 20% तो 1 लाख तो है ही, तो कितना हो गया 1,60,000। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट कैसे है इनका तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट, और टैक्स भी हमने जो सेम इनकम है उस पर कैलकुलेट किया वो इन तीनों का अलग है। ओके, अब कुछ ऐसी इनकम्स होती है जिन पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लगते हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दिस इज़ द बेसिक वीडियो, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है, लाइक लॉन्ग टर्म गेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म गेंस होते हैं, और भी कई सारी इनकम्स होती है, लाइक कैजुअल विनिंग्स हो गई, उस पर डायरेक्ट 30% लगता है विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ओके, तो वो सारी बातें हम इसमें नहीं करेंगे, इसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा इन सारी चीज़ों का। ओके, तो ये 3 इंडिविजुअल्स देख लिया आपने। अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिबेट की। ये जो हमने स्लैब रेट्स देखी है ये सारी एज पर ओल्ड रिजीम है। ओके, अब हम इसको कंपेयर करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ओके, न्यू रिजीम से भी। उससे पहले देख लेते हैं रिबेट क्या होता है अंडर सेक्शन 87A। सो टैक्स लाइबिलिटी जो होती है हमारी रिबेट से कम हो जाती है। ओके, यानी जो भी हमने टैक्स कैलकुलेट किया था ना इसमें, ये कम हो जाएगा, बट इन केस में नहीं होगा बिकॉज वो आप आगे आपको पता चलेगा कि इन तीनों के केस में रिबेट क्यों नहीं मिलेगा। ओके, सो टैक्स लाइबिलिटी जो है रिबेट से कम हो जाएगी। नेट टैक्सेबल टोटल इनकम पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज रिबेट जो है कहीं भी आएगा उसको हमेशा हमें कहाँ से लेस करना है, टैक्स लाइबिलिटी में से, न कि नेट टैक्सेबल टोटल इनकम से। डिडक्शंस कहाँ से लेस होते हैं, एनटीटीआई यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम, सॉरी डिडक्शंस कहाँ से लेस होते हैं, टोटल इनकम से, और जैसे ही हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं तो आता है हमारा एनटीटीआई। ओके, बट इन केस ऑफ रिबेट, रिबेट कहाँ से लेस होगा, टैक्स लाइबिलिटी में से। अब रिबेट की क्या कंडीशंस है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A की कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, जो भी रेसिडेंट है उसको ही ये रिबेट मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सेकंड, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी HUF, फर्म, ये इन सबको रिबेट नहीं मिलेगा। थर्ड, एनटीटीआई यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम, यानी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिडक्शंस जो आएगा हमारा नेट टैक्सेबल टोटल इनकम आएगा, वो लेस देन या इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए, यानी 5 लाख या 5 लाख से कम। ओके, तभी हमें रिबेट मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। क्वांटम ऑफ रिबेट, एक्चुअल टैक्स यानी जितना भी हमने टैक्स कैलकुलेट किया, जो भी आपकी इनकम है 5 लाख है फॉर एग्जांपल, जो भी टैक्स आपने कैलकुलेट किया, टैक्स कितना आएगा आपका 12,500। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो सेम 12,500 पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ओके, और इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन जो टैक्स आएगा वो कम आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर 5 लाख की इनकम है तो कितना आएगा टैक्स, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, 10,000, तो विच एवर इज़ लोअर। एक्चुअल टैक्स कितना है 10,000 और 12,500, विच एवर इज़ लोअर 10,000, तो उसमें उस केस में भी आपको 10,000 का रिबेट मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 2,500 रिफंड मिलेगा। ओके, इसीलिए ये क्वांटम ऑफ रिबेट का है कंसेप्ट, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज़ लेस। ओके, तो उतना आपको रिबेट मिल जाएगा और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं सरचार्ज की। अब रिबेट जो है वो उन लोगों के लिए था 5 लाख तक है जिनकी इनकम या फिर 5 लाख से कम है, बट इन केस ऑफ सरचार्ज ये अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली फॉर सुपर रिच पर्सनस। ओके, लाइक एक्टर्स हो गए और बड़े बड़े लोग जो होते हैं सुपर रिच पर्सनस, उन पर ये सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो अब जैसे कि रिबेट में क्या होता था, हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी सरचार्ज में क्या होगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अब वो कब कब इंक्रीज होगी, जब हमारा एनटीटीआई जो है नेट टैक्सेबल टोटल इनकम जो है मोर देन 50 लाख हो जाए तो हमें कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, 10%। ओके,
वो भी कब तक, जब तक आपकी इनकम इसके बीच में, यानी मोर देन 50 लाख एंड लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक 10%। और उसके बाद जैसे ही 1 करोड़ से एक्सीड हो गई देन आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 50%। और ये जो 15%, 10%, 25%, 37% है ना, ये किस पे अप्लाई होगा, टैक्स पे। ओके, ये इन पे अप्लाई नहीं होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टैक्स से। यानी इस पे ये जो मैंने तभी यहाँ एरो बनाया, हमारी टैक्स लाइबिलिटी हमें इंक्रीज़ करनी है बाय 10% और 15% एज द केस में भी। ओके, जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो यानी 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो कितना, 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो कितना, 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ 37%। ओके, तो ये था सरचार्ज। बट इसमें भी एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो क्या है, अगर आपकी NTTI यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 2 करोड़, बट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दीज इनकम्स। अब ये इनकम्स कौन सी है, ये है शेयर्स से जो इनकम होती है हमें, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड ये जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनकी जो सिक्योरिटीज़ पे इनकम होती है, वो डिविडेंड इनकम। तो ये सारी इनकम्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता बिकॉज काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो देन। तो इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो सेक्शंस है इनसे अगर टोटल 4 इनकम है, 111A, 112A, 115AD, डिविडेंड। ओके, ये शेयर से रिलेटेड है सारी इनकम्स। ओके, LTCG, STCG ऑन शेयर्स, सारी उनसे रिलेटेड है। इनकी वजह से अगर आपकी NTTI ज़्यादा हो रही है 2 करोड़ से, ओके, लाइक आपकी इनकम इन सारी इनकम्स को हटा के 1.5 करोड़ सी है, बट आपकी जो इनकम है यहाँ पे इनसे 100 करोड़ की हो रही है, तो आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा किन की वजह से हो रही है, इनकी वजह से। तब क्या होगा, आप पे जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ओनली एंड ओनली 15% ही होगा, न कि 25%। सिंपल, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है बट आपको समझना होगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, 1.5 करोड़ आपकी इनकम है विदाउट इंक्लूडिंग दिस, बट अगर आप इन सारी इनकम्स को इंक्लूड करते हैं तो आपकी इनकम हो रही है 2.5 करोड़। ओके, तो देन इन दैट केस आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ओनली 15% ऑफ बेसिक टैक्स। ओके, तो जैसे ही आपकी इनकम इनकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है देन आपको कितना पे करना पड़ेगा, सरचार्ज 15%। ओके, और अगर आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ है ऑलरेडी, ओके, यानी इन सब इनकम्स को अगर आप हटा भी दें तब भी आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, तब तो आपको एप्लीकेबल केस जो भी आपका 25% या 37% देना पड़ेगा। बट ऑन दीज इनकम, यानी इन इनकम पे जो बेसिक टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे ना, उन पे आपको 15% ही देना है। सिंपल। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, ये जो केस है पर्टिकुलर, इसमें आपकी इनकम 2 डिवाइड हो जाएगी, एक ये सारी इनकम्स और दूसरी जो भी आपकी इनकम है नॉर्मल। ओके, तो वो डिवाइड हो जाएगी, और वो जो इनकम आपने कैलकुलेट की है जो 2 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, देन उस पर जो भी केस है, लाइक 2 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना, 25%, उस पर बेसिक टैक्स पे देना पड़ेगा आपको 25% या 37% एज द केस में भी। बट ये जो इनकम्स हैं इन पे तो 15% ही लगेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट ही इसलिए है, ये जो इनकम है इन पे आपको 15% ही देना है टैक्स सरचार्ज। ओके, सरचार्ज किस पे लगता है, बेसिक टैक्स पे, न कि NTTI पे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक जो पर्सन है उसकी इनकम है NTTI जो है 1 करोड़, और दूसरा जो पर्सन है उसकी NTTI जो है 1 करोड़ 5,000 है, यानी 5,000 से ज़्यादा है उसकी इनकम। ओके, तो बेसिक टैक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका 1 करोड़ पे कितना बेसिक टैक्स बन रहा है, एज़ पर ओल्ड रिजीम में कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप 10 लाख को साइड कर दीजिए, बिकॉज उस पर हमें पता है 10 लाख पे जो भी इनकम होती है एज़ पर ओल्ड रिजीम आपको टैक्स देना पड़ता है 112500। ओके, तो अब क्या करना है, 1 करोड़ में से 10 लाख हटा दीजिए और 90 लाख
90 लाख मोर देन 10 लाख कितना लगता है 30%, यानी 27 लाख प्लस कितना आ जाएगा 112500। तो आपका टैक्स बनता है बेसिक टैक्स 2812500। ओके, नाउ इस पे सरचार्ज हम करेंगे कितना 10% ऐड, बिकॉज 1 लाख तक 1 करोड़ तक कितना सरचार्ज था 10%। ओके, तो 10% हमने ऐड कर दिया सरचार्ज 10% ऐड जैसे ही किया तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई 3093750, राइट। अब दूसरा केस अगर हम देखें, इसमें NTTI कितनी आ रही है 1 करोड़ 5000, तो ये 1 करोड़ से एक्सीड हो गया, तो इस पे जो सरचार्ज बनेगा वो कितना बनेगा 15%। तो अब अगर आप इसकी कैलकुलेट करें बेसिक टैक्स, तो आप बेसिक टैक्स में बार बार कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं। तो बेसिक टैक्स कितना आ जाएगा 2814000, सरचार्ज आ गया 422100, तो इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी हो गई 3236100, यानी जितनी इनकम इंक्रीज़ हुई उससे ज़्यादा तो इसका टैक्स इंक्रीज़ हो गया। लाइक 1 करोड़ और 1 करोड़ 5000, इन दोनों में डिफरेंस कितना है जस्ट फॉर 5000, यानी 5000 का ही डिफरेंस है खाली, बट इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितने ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए ये कंसेप्ट आया है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो इंक्रीज़ इन टैक्स लाइबिलिटी है, यानी इन दोनों के बीच में जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ये कितना होना चाहिए जितना आपका इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है। इनकम में इंक्रीज़ कितना हो रहा है 5000, और टैक्स लाइबिलिटी में इंक्रीज़ कितना हो रहा है 3236100, और इसमें से लेस करेंगे 3093750, राइट। 3236100 माइनस 3093750, यानी आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितने से इंक्रीज़ हो रही है 1,42,350 से, जबकि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है 5000 से जस्ट, राइट। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, जो भी इंक्रीज़ हो रहा है ना आपका टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से लेस कर दीजिए जितना आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है 1 करोड़ से जितना भी इनकम इंक्रीज़ हो रहा है उसको लेस करना है, यानी जो भी डिफरेंस है टैक्स लाइबिलिटी में 1,42,350, उसमें से लेस कर देना है हमें 5000। तो आपका मार्जिनल रिलीफ कितना बन जाएगा 1,37,350, राइट। कैसे निकाला हमने, इंक्रीज़ इन टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना भी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उसकी उस पर्टिकुलर सरचार्ज के स्लैब से, राइट, जो कि हमारे केस में 5000, तो हमने लेस कर दिया 5000, जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है उसमें से 5000 लेस कर देंगे तो हमारा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 3098750। ओके, तो दिस इज़ जस्टिस, राइट। तो अब इतना कोई फ़र्क नहीं है, जितने से आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई उतने से ही आपका टैक्स इंक्रीज़ हो गया, राइट। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ कि आपका जो इंक्रीज़ इन टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्रीज़ इन इनकम से, यानी इंक्रीज़ इन इनकम इसमें कितना था 5000 और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी लैक्स में जा रहा था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस की। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस किस पे लगता है, बेसिक टैक्स माइनस जो भी रिबेट है, अगर है तो, अगर मोर देन 5 लाख इनकम है किसी की तो होगा नहीं, या इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट रिबेट होगा नहीं, राइट। एंड प्लस करना पड़ेगा हमें सरचार्ज अगर कोई है तो, या लाइक मोर देन 50 लाख अगर किसी की इनकम है, या मोर देन 1 करोड़ है, एज द केस में भी, जो भी हमने सरचार्ज की रेट पड़ी थी। कितना लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, फ्लैट 4%, राइट। तो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस भी हो गया। अब बचा हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है न्यू टैक्स रिजीम विद, ये कब इफेक्ट में आया, असेसमेंट ईयर 21-22, राइट। ये जो अभी वाला असेसमेंट ईयर आएगा 21-22 उसमें ही ये एप्लीकेबल हुआ है। नाउ अब इसका सेक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, 115 BAC, जो कि है इंडिविजुअल एंड HUFs के लिए, राइट। तो अभी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल में जो हमारा NTTI जो है ना, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की इनकम है 10 लाख, राइट, उसमें से 3 लाख जो है उन्होंने LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सब के लिए क्या है स्पेशल रेट्स है, राइट।
तो स्पेशल रेट्स है तो वो तो जो एप्लीकेबल रेट है उस पर ही लगेगा, राइट। वो जो टैक्स रेट्स थी जो पहले थी वो कि वो अभी भी वही लगेगी। बट ये जो स्पेशल रेट्स वाले चैप्टर है ना, चैप्टर 12, जिन पे LTCG है, STCG है और भी कई सारी स्पेशल रेट्स होती है, तो हमें जो स्पेशल रेट्स है वो तो जो है वो ही रहेगी। बट इसके अलावा जो भी इनकम है हमारी, फॉर एग्जांपल कोई भी बिज़नेस से इनकम है या सैलरी से इनकम है, उसके लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम या फिर ओल्ड रिजीम। ये एक ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी हम ओल्ड रेट्स में भी जा सकते हैं, न्यू रेट्स में भी जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, NTTI जो है हमारा नेट टैक्सेबल टोटल इनकम, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला स्पेशल रेट्स वाली इनकम लाइक LTCG, STCG। दूसरा जो हमारी इन इनकम के अलावा जो इनकम है वो। ओके, तो स्पेशल रेट्स के अलावा जो भी इनकम है उस पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम न्यू रेट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ओल्ड रेट ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग, अगर आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या? आप डिडक्शंस नहीं ले पाएंगे, यानी जितने भी डिडक्शंस होते हैं सेक्शन 80C वगैरह, जितने भी डिडक्शंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, आप एक भी डिडक्शन नहीं ले सकते। बट कुछ लिस्ट है जो आप एक्सेप्शंस कह सकते हैं, उनके डिडक्शंस मिलते हैं, बट काफ़ी हद तक डिडक्शंस को फॉरगोन करना पड़ता है, राइट। और जो ओल्ड रिजीम है उसमें आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। अब आप रेट्स देख सकते हैं, न्यू रिजीम में क्या रेट्स है, 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। अब मैं साइड में टैक्स भी कैलकुलेट कर रखा है, तो आप टैक्स भी देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिजीम। तो अगर आप ऐसे ऐसे जो रेट्स है आप कंपेयर करेंगे, तो जैसे ही मैं 15 लाख तक आता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 लाख तक दोनों की इनकम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 15 लाख पे टैक्स जो है न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 1,87,500, और ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 262,500। तो अब जो आप डिफरेंस देखेंगे ना, 262,500 लेस 187,500, तो जो डिफरेंस है 75,000 जस्ट। ओके, अगर आपकी अप टू 15 लाख भी इनकम, बिकॉज आफ्टर 15 लाख तो दोनों का ही 30%। ओके, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैक्सिमम आपका जो फ़र्क है वो कितना पड़ सकता है, 75,000। ओके, तो अब इस 75,000 को के बेनिफिट को लेने के लिए आपको सारे डिडक्शंस फॉरगोन करने पड़ेंगे, राइट। आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते एज़ पर न्यू रिजीम। ओके, सो अब आप रेट्स देख सकते हैं, 0 to 2.5 लाख 0%, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और 5%, 10%, फिर 5% का इंक्रीज़ होता गया है, कब 2.5 लाख को इंक्रीज़ करते हुए, यानी एवरी 2.5 लाख की इनकम पे आपको 5% इंक्रीज़ मिला है, राइट। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन न्यू रिजीम एंड एज पर ओल्ड रिजीम। अब ये जो ऑप्शन है, ये आपने एक बार अगर ऑप्ट कर लिया तो अब आप वापस चेंज कर सकते हैं या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपकी PGBP इनकम है, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, यानी 115 BAC को ऑप्ट किया, और आपको करना कब है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट जो होती है उस पर या उसके पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है। बट अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया, ओके, फॉर एग्जांपल आप ओल्ड में थे, ओल्ड रिजीम में, और आपने न्यू रिजीम को ऑप्ट कर लिया, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, आपका मन बदल गया, फिर आपने सोचा कि नहीं यार वापस ओल्ड रेट्स में चलते हैं, तो आप जा सकते हैं, राइट। ओल्ड रेट्स में आप कभी भी जा सकते हैं फ्यूचर में, बट उसके बाद आप वापस कभी भी नहीं जा पाएंगे, कब, कहाँ पे, न्यू रिजीम में, राइट। यानी आप एक बार गए न्यू रिजीम में, वापस आ गए ओल्ड रिजीम में, बट आप वापस न्यू रिजीम में नहीं जा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट, अगर आपकी PGBP इनकम नहीं है तब भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन कब, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, राइट। और कब,
आप चेंज कर सकते हैं एवरी ईयर यू कैन चेंज। ओके, तो दिस इज़ द ऑप्शन। अगर आपने एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, देन आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि पीजीबीपी इनकम है या फिर नॉर्मल अदर देन पीजीबीपी इनकम है। अगर पीजीबीपी है, आप एक बार चले जाएं पहले न्यू में, आपको मन किया वापस चेंज करने का तो आप ओल्ड में वापस आ सकते हैं, देन आप वापस कभी नहीं जा पाएंगे न्यू रिजीम में। ओके, अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम है तो। ओके, वो अलग बात है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया फिर आप वापस, आपकी नॉर्मल इनकम स्टार्ट हो गई, देन यू कैन गो। ओके, बट अर्निंग पीजीबीपी इनकम देन आप नहीं जा पाएंगे, सिंपल। तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम को समझ लेते हैं। न्यू रिजीम में बेसिक जो चेंज था वो क्या था, इसमें आपको डिडक्शंस फॉरगोन करने पड़ेंगे, बट ओल्ड रिजीम्स के अकॉर्डिंग आप डिडक्शंस ले पाएंगे। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ न्यू रिजीम। बट एडवांटेज क्या है न्यू रिजीम का, ये जो टैक्स रेट्स है वो थोड़ी सी बेनिफिशियल है एज़ पर ओल्ड रिजीम। हमने कंपेयर भी कर लिया दोनों को, बिकॉज आफ्टर 15 लाख तो 30% ये दोनों का सेम है। ओके, तो चेंज कहाँ तक है, 15 लाख तक। तो 15 लाख तक हमने दोनों की इनकम कैलकुलेट की और उसके बाद हमने टैक्स भी कैलकुलेट किया। तो टैक्स एज़ पर न्यू रिजीम आया 1,87,500 एंड एज़ पर ओल्ड रिजीम आया 262,500। ओके, तो डिफरेंस दोनों में कितना था, 75,000। और उस 75,000 के बेनिफिट को लेने के लिए आपको सारा फॉरगोन करने पड़ेंगे डिडक्शंस। ओके, तो अब आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज़ पर न्यू रिजीम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई भी डिडक्शंस आप क्लेम नहीं करेंगे। फिर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी, अब उसको कंपेयर करना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है। और ओल्ड रिजीम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एनटीटीआई कैलकुलेट करेंगे, यानी उसमें से जो जीटीआई है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस कर देंगे सारी डिडक्शंस। उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों में जो बेनिफिशियल है वो हमें लेना पड़ेगा एज़ पर, मतलब क्लाइंट के लिए, या अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें। ओके।